दोस्तों, नोबुल रील के विशेष कार्यक्रम सुलझते सवाल और सुलझते जवाब में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब से कराएंगे। ये वही डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास हैं जिनके बारे में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो है वो अखिलेश यादव से मिलकर साजिश कर रहे हैं ताकि उनको सत्ता से वंचित कर सके, उनकी कुर्सी छीन सके। तो मेरा पहला सवाल जो है वो डॉक्टर साहब से यही है कि योगी के इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, योगी के इस कमेंट को हम समझते हैं कि ये उनकी बौखलाहट का मुजाहरा था। उन्हें अब हर चीज़ से डर लगने लगा है। जाहिर बात है कि हमारी मुलाकात 2 अक्टूबर को हुई थी अखिलेश यादव जी से, और उन्होंने 20 अक्टूबर को इस पर अपने रद्दमल का मुजाहरा किया है। योगी साहब जो हैं उत्तर प्रदेश में, चूंकि उनके पास में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे अपनी उपलब्धि के तौर पर वो पेश कर सकें, और इसके साथ साथ लोगों ने देखा कि जिस तरह कोरोना के अंदर, गंगा के अंदर लोगों के लाशें बहती गई, जिस तरह लोगों ने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चिरमरा गया है, जिस तरह वो जो है एक अथॉरिटेरियन तरीके से रूल कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं बंद कर देते हैं, जिसके खिलाफ चाहते हैं पुलिस की कार्रवाई करवा देते हैं। इस सूरत हाल की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जो है उनसे पूरी तरह नाराज है, और विकास के मुद्दे पर ये सरकार पूरी तरह पिट गई है। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वो विकास के तौर पे अपनी पेश कर सके। इस वजह से वो अब हर उस चीज़ से उनको डर लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसके वजह से उनकी गद्दी सरक सकती है, खिसक सकती है, तो उस पर वो रिएक्ट करेंगे। हम उसे उनकी बौखलाहट का, और जो इस वक्त में दीवार पर जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसको उससे उनको ये लगने लगा है कि ज़मीन उनके पैरों से नीचे से खिसक रही है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी पूरे मुल्क में विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। मोदी साहब 2014 में जो है वो बहुत सारे वादे करके आए थे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, 2 करोड़ जॉब दिलाएंगे, लेकिन वो जब देखा उन्होंने कि वो चीज़ कुछ नहीं कर सके, तो अमित शाह ने कह दिया कि वो तो इलेक्शन ही जुमले थे, और उसके बाद फिर उनको पुलवामा का सहारा लेना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी बौखलाहट का मुजाहरा किया। योगी साहब ने? हाँ, योगी साहब। अच्छा, अखिलेश यादव का आज ही एक बयान ये आया है कि वो खुद जो है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाएंगे। तो ये दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फरवरी में हमारी जो उनसे मुलाकात हुई थी, तो ये बात मैंने खुद उनके सामने रखी थी कि अब तक जो सरकारें आती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, ये सरकार में कुछ खास वर्ग के लोगों का फायदा हुआ है, लेकिन उसका आम फायदा तमाम जनता को नहीं पहुंच सका है। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, छोटी छोटी कास्ट भी ये चाहती है कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए सत्ता के अंदर। तो हमने उनसे ये कहा था कि देखिए, चूंकि अब आपके साथ में बहुजन समाज पार्टी नहीं है, कांग्रेस को आप साथ लेना नहीं चाहते हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो जात की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर जितनी पार्टियां खड़ी हैं, उन सब छोटी पार्टियों को आप अपने साथ लेकर एक बड़ा मंच बनाइए। उससे एक मैसेज जाएगा कि आप सबको भागीदारी दे रहे हैं, और चाहे आप सीटें जितनी भी देना चाहें वो दें, लेकिन आपके मंच पर अगर हर कास्ट का और हर कम्युनिटी का आदमी नजर आएगा तो उससे पब्लिक को एक मैसेज जाएगा कि ये सबकी सरकार होगी, इसमें सबकी भागीदारी होगी। तो ये बात उन्होंने उसके बाद से लगातार हर मीटिंग में कहना शुरू कर दिया कि हम छोटी पार्टियों को साथ लेकर इलेक्शन में जाएंगे। एक बात तो ये है, और हम समझते हैं कि वो सही हो रहा है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि अखिलेश यादव इस वक्त में पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो जाहिर है कि वो अगर ये फैसला कर रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उससे ये बात नहीं तय होती कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन करा के वो आ सकते हैं। तो ठीक है, मतलब ये उनका फैसला है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये बात बहुत सही बात उन्होंने कही है कि हम छोटी पार्टी को साथ लेकर इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा, यूपी की पॉलिटिक्स में एक कैरेक्टर है राजभर, और राजभर के बारे में हमने देखा कि वो पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से निकाले गए, उसके बाद उन्होंने अवैसी साहब के साथ वो अलायंस करने की कोशिश की, उसके बाद वो जाकर के स्वतंत्र देव सिंह से उसके घर पे मिले, और फाइनली वो जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया।
तो ये जो राजभर का जो सफ़र है, जो उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई किए और फाइनली वो जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ लैंड अप हो गए, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल में जो कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं उनके सामने कोई बहुत बड़ी आइडियोलॉजी नहीं होती है। उनके सामने सिर्फ अपनी कास्ट का और अपनी कम्युनिटी का फ़ायदा ही एक बड़ा मुद्दा होता है। तो वो बीजेपी के साथ में गए थे, तब भी इसी बुनियाद पे गए थे कि हमारी कास्ट को फ़ायदा होना चाहिए। वहाँ से निकाले गए तो उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि किसी ऐसी पार्टी और अलायंस साथ में जाएं जिसके सत्ता में आने का कोई चांस बनता हो। जाहिर बात है कि ये जो जिन छोटी पार्टियों के साथ वो पहले गए थे उनको ये अंदाजा हो गया कि ये सत्ता में नहीं आ सकती है। तो अगर बीजेपी के मुकाबिल कोई पार्टी है वहां पर तो वो समाजवादी पार्टी है। तो जाहिर है उन्होंने ये फैसला किया कि मैं समाजवादी पार्टी में अगर शामिल हो जाता हूं तो सत्ता का भागीदार बन जाऊंगा, इस तरह से मैं अपनी कम्युनिटी को या अपने कास्ट के लोगों को फायदा पहुंचा सकूंगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई और चीज नहीं है। जो यानी देखिए, जिस तरह के लीडर्स हजरात हैं उत्तर प्रदेश में भी और जगह पे, उनके सामने दो ही फायदे होते हैं, या तो हमें जाती तौर पर फायदा मिलना चाहिए या हमारी कास्ट को फायदा मिलना चाहिए। तो ये दोनों पहलू मेरे ख्याल से उनके पेश नज़र होंगे और इसी बुनियाद पर उन्होंने देखा कि बीजेपी के मुकाबले अगर कोई पार्टी है जिसके चांसेस हैं सत्ता में आने के, वो समाजवादी पार्टी है, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, एक बात जग जाहिर है कि योगी में और शाह में के दरमियान एक शीत युद्ध चल रहा है और मौर्य भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए कि उनके नाम पे पिछली बार इलेक्शन लड़ा गया, वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, लेकिन ये कि योगी आ गए। और अब वो भी अभी उनका बयान आया था कि किसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कमल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि योगी के, और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसका फैसला जो है वो विधायक तय करेंगे और ये तय नहीं है अभी कि कौन होगा। तो ये जो योगी और शाह के बीच की लड़ाई है और जो मौर्य और योगी के बीच की लड़ाई है, इसका क्या इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ सकता है? देखिए, असल में पहले मोदी और शाह की ये कोशिश थी कि योगी साहब या तो आइंदा चीफ मिनिस्टर ना रहें या ये कि वो फैसला कुन पोजीशन पे ना रहें, बल्कि अपने कुछ आदमियों को वहाँ बिठाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि योगी भी बहुत इस मामले में मंझे हुए खिलाड़ी हैं और जिस तरह उन्होंने पिछली बार भी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप हासिल की थी, उससे भी अंदाजा हो गया था कि वो किस तरह अपना कार्ड खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात ये तासुर इन लोगों को दे दिया कि अगर आपने मुझे हटाया तो बीजेपी की नैया यहाँ डूब जाएगी। तो अब वो हटाने वाली पोजीशन तो खत्म हो गई, लेकिन बहरहाल ये बात कि ये समझते हैं असल में इस वक्त में जो बीजेपी के अंदर तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद, आइडियोलॉजिकल पोजीशन के बावजूद, आरएसएस सपोर्ट के बावजूद भी इंटरनल जो बिकरिंग है और जिस तरह से ये अमित शाह और मोदी पूरी पार्टी पे अपना गलबा चाहते हैं, उसमें उनको उत्तर प्रदेश एक हर्डल के तौर पे नजर आ रहा है। तो मेरा अंदाजा ये कि ये इस कोशिश में है कि आइंदा अगर हम इंतखाबात इनकी क़यादत में लड़ भी लें तो अगला चीफ मिनिस्टर इनको ना बनाए, इसलिए कि ये अपने लिए कोई राइवल ग्रुप को खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी अंदाजा है कि इस वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर बरहमन भी इस वक्त में योगी सरकार से बहुत नाराज चल रहा है और वो भी देख रहा है कि हमारे लिए कोई और मुतबादिल है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी चूंकि कमजोर है, अदरवाइज वो शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ चला जाता। तो मेरे ख्याल से ये सब जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि बहरहाल इसका कुछ ना कुछ नुकसान तो बीजेपी को होगा, लेकिन किस हद तक होगा, किस हद कब आरएसएस उसके अंदर अपना वो करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल अंदर इंटरनल बिकरिंग तो है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की इंटरनल सर्कल में। अच्छा, अभी एक जो डेवलपमेंट हुआ लखीमपुर खीरी का, वहाँ के जो है वो मंत्री हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल अफेयर्स अजय मिश्रा, और उनके बेटे ने जो है वो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और वो अब जेल में भी है। मिश्रा खुद एक ब्राह्मण लीडर है, उनको जो है वो पार्लियामेंट मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया था ताकि वो ब्राह्मणों को खुश किया जा सके, और वो खुद जो है वो उन्होंने खुद भी अपनी तारीफ में कहा था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो सब लोगों को पता है। तो अब एक तरफ तो वो अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की तारीफ कर रहे हैं और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि
यूपी को जो है वो क्रिमिनल लोगों से, अपराध से जो है वो पाक कर दिया गया है। और मिश्रा को हटाने का मतलब फिर ब्राह्मणों को नाराज़ करना है। तो ये जो सिचुएशन बनी है कि आप ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जिसको लाए थे उसको हटाना जो है वो बीजेपी की एक मजबूरी बनती जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल में जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ वो यकीनन एक बहुत बड़ा शर्मनाक वाक़या था, जो बीजेपी के ताबूत में एक कील है को हम महसूस करते हैं कि एक कील है। मैं आखिरी कील तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन बहरहाल एक कील है। और जो जिस तरह से बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को अब तक के टालते रही है, 10-12 महीने हो गए हैं किसान दिल्ली के बॉर्डर पे, तीनों तरफ के बॉर्डर बैठा हुआ है, लेकिन ये बात करने की भी रवादार नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने लखीमपुर में एहतजाज कर रहे किसानों पे गाड़ी चला दी, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या था। और फिर एक लंबे वक्त तक के वो उस अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार करने में भी ये तरद्दुद करते रहे। एक हफ्ता तकरीबन उन्होंने उसको टाल मटोल करते रहे, बिलाखिर उन्होंने गिरफ्तार किया है। केस कितना मजबूत होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इन्होंने यानी वक्ती तौर पर गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन कितना संगीन केस बनाए ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वो इस तरह के चीज़ों के माहिर हैं कि वो वक्ती तौर पर टाल दें और केस को कमज़ोर बना दें। इसका तो इम्कान है। लेकिन आप देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को क्रिमिनल से पाक कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। अभी रिसेंट सर्वे ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल अगर किसी पार्टी में उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के है, यानी जो एमएलए वगैरह इलेक्ट हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एमएलए क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो हैं वो बीजेपी के हैं। एनसीबी की भी रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो उत्तर प्रदेश में है। हाँ, ये भी एक बात है। इसलिए ये कहना कि क्राइम से इन्होंने जो पार्टी खुद, यानी होम मिनिस्टर का बैकग्राउंड क्या है, हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर है वो तड़ी पार रह चुके हैं गुजरात से, और वो निकाले गए थे। खुद आपके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितने केसेस थे, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है जिस तरह से अपने केसेस को ड्रॉप करवा के, यानी उनके ऊपर तो ऐसे ऐसे संगीन इल्जाम थे जिसमें यानी शर्म की बात थी कि ऐसा आदमी जो है चीफ मिनिस्टर बन गया उत्तर प्रदेश का। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी के ने क्रिमिनल से रियासत को पाक कर दिया, बल्कि उनकी सफ़ों में जितने क्रिमिनल बैठे हुए शायद किसी और पार्टी के अंदर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ तो है अपनी जगह पे। और जिस तरह सत्यपाल मलिक बार बार ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा को रिजाइन कर देना चाहिए, उनको हटा दिया जाना चाहिए इस वाक़े के बाद में, और उन्होंने ओपनली इसकी मुखालिफत की कि भाई वो इस लायक ही नहीं था कि मिनिस्टर बना। हाँ, इस लायक नहीं था मिनिस्टर बनाया जाए। और फिर उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ हुआ उसको भी उन्होंने अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया। वरुण गांधी ने क्रिटिसाइज किया। तो बीजेपी के अंदर तो उसी इलाके से आता है। हाँ, वरुण गांधी उसी इलाके से आता है, खेरी के आसपास, रायबरेली से वो इलेक्ट हुए हैं। तो मसला ये है कि खुद बीजेपी की इंटरनल सफ़ों के अंदर जो इंतशार है वो अब जाहिर होना शुरू हो गया है। और ये इलेक्शन के मौके पर ये चीज़ें निकल कर सामने आती है, तो आइन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो नाराज़ हैं बीजेपी के अंदर, वो सब सामने आते रहेंगे। अच्छा, आप ये बात महसूस करते हैं कि योगी ने जो है वो लखीमपुर खीरी के मामले को रफा दफा कर दिया था 45 लाख रुपया दे के, और नौकरी की बात करके, और टिकट को अपने पाले में लेके, और इसमें खुद अखिलेश यादव भी कुछ बड़ा काम नहीं कर सके। जिसने जो पूरा टेबल टर्न किया वो प्रियंका गांधी थी। तो क्या प्रियंका गांधी को, जिसने इस मसले को एक नेशनल इशू बना दिया, इसका कोई पॉलिटिकल फायदा मिल सकेगा? देखिए, कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में तकरीबन बिल्कुल जीरो पोजीशन पे आ गई थी। जो कुछ भी हलचल इस वक्त नजर आ रही है वो प्रियंका गांधी की कोशिशों का ही नतीजा है। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जाकर पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की, इश्यूज़ के ऊपर में बहुत ताकतवर पोजीशन इख्तियार की। वो ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंच गई जहां लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, और लखीमपुरी खीरी भी चली गई और वहाँ किसानों से मुलाकात भी कर ली। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये मसला सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत ताख़ीर से इस कार्ड को खेला है, इसलिए मुझे इंतखाबात में उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को होगा। इसलिए कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन कैडर ख़त्म हो गया है नीचे लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। फिर भी अगर पहले से कुछ बेहतर पोजीशन होने का इम्कान है, लेकिन ये कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुतबादिल पार्टी के तौर पर सामने आ जाएगी, इसका इम्कान बहरहाल नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी ने जो 40% खवातीन के लिए रिजर्वेशन की बात किया है, महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षण की बात किया है, और उसके बाद ये बात भी देखने में आई कि जब वो आगरा गई
तो वहाँ पर जो है वो लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। पुलिस में जो पुलिसकर्मी जो महिलाएं थी उन्होंने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद उन पर एक्शन भी लिया गया। तो क्या आप ये देखते हैं कि ये जो कार्ड है महिलाओं को 40% आरक्षण देने का, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सेकुलर वोट तकसीम होता है तो उसका फायदा बीजेपी को डायरेक्ट मिलेगा इसका। और बीजेपी की कोशिश ये है कि सेकुलर वोट तकसीम हो जाए, कई खानों में बढ़ जाए, तब वो कम वोटों से भी हुकूमत बनाने की कोशिश में आ सकती है। ये हर आदमी जानता है। वो खुद भी ऐसे कैसी कई डमी कैंडिडेट खड़ा करती है इलेक्शन के अंदर। ये पिछली बार भी उसने ऐसे ही किया था। तो अगर सेकुलर वोट तकसीम होता है और कई खानों में बढ़ जाता है तो इस बात का अंदेशा तो जरूर है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त जो पब्लिक रैलियाँ हो रही है, मायावती की रैलियाँ में बड़ी कामयाब रैलियाँ हो रही है, अखिलेश यादव की रैलियाँ में बहुत कामयाब रैलियाँ हो रही है, MIM की रैलियाँ में बहुत कामयाब रैलियाँ हो रही है। लेकिन रैलियों को बुनियाद बनाकर हम इंतखाबात के मंजरनामे को नहीं देखते। अभी आपने बंगाल के इलेक्शन में देखा है, अमित शाह की और बीजेपी की कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई और तकरीबन नेशनल मीडिया पुकार कह रहा था कि बीजेपी हुकूमत आने वाली है। लेकिन आप देखते हैं बीजेपी 71 सीटों पर सिमट गई। तो मेरा कहना यह है कि रिजल्ट भी उसी तरह होगा जिस तरह हमको मंजरनामा नजर आ रहा है। इसका इम्कान नहीं है, इसलिए कि लोग देखेंगे कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, किसके हक में वोट देने का फायदा है, किसके हक में वोट देने से जाय होने का अंदेशा है। इसलिए मुझे अंदाजा है कि इंतखाबात करीब आते आते सिनेरियो और ज्यादा क्लियर होकर सामने आए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की महिला वोटर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को पिछली मर्तबा वोट दिया था, वो प्रियंका के कैरिश्मा से इम्प्रेस होके जो है वो कांग्रेस को वोट देंगी? और अगर वो कांग्रेस को वोट देती हैं तो क्या इसमें सेकुलर पार्टियों का नुकसान होगा? देखिए, अगर बीजेपी से वोट कट के सेकुलर पार्टी को मिलता है तो वो सेकुलर वोट के बंटने का अंदेशा नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन मुझे नजर नहीं आता है कि बीजेपी का वोट कटेगा। देखिए, बीजेपी का वोट पिछली बार में जो मिला था वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं मिला था। कोई नहीं जानता था कि योगी के पास कोई सकत है, कोई ताकत है, और वो खुद नेशनल योगी तो चेहरा ही नहीं था। योगी तो पार्लियामेंट का मेंबर था। ठीक है, और कोई नहीं जानता था, खुद योगी नहीं जानता था कि वो सीएम होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से मोदी साहब और अमित शाह का जो कार्ड था, डेवलपमेंट का कार्ड था, वो भी पिट गया था। वहां भी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी लोगों को। जितने वादे किए थे वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी जो लोगों ने वोट दिया था वो वोट देने की बुनियाद डेवलपमेंट का इशू नहीं था। वोट देने की बुनियाद थी कम्युनल कार्ड जो ये खेल रहे थे मुसलसल, अब और अभी भी खेल रहे हैं। तो वो चीज अभी बाकी है, वो खत्म नहीं हुई है। जो हिंदू जो हार्डकोर हिंदू एलिमेंट है या हार्डकोर ग्रुप है जो इस बुनियाद पे वोट दिया था, वो आज भी उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर सेकुलर वोट तकसीम होता है तो बहरहाल उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए मेरी कोशिश तो ये थी और हम ये चाहते थे और हमने ये बात रखी भी थी अखिलेश यादव के सामने, आपकी कोशिश होनी चाहिए, जो लोगों नहीं आना चाहते ना आने दीजिए, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सेकुलर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश के बिहार के इलेक्शन में और बंगाल के इलेक्शन में कांग्रेस की जो दुर्गत हुई है, उससे इन लोगों को ये अंदाजा हुआ कि कांग्रेस ज्यादा सीटों का मुतालबा करेगी, और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का मतलब ये हुआ कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें। खुद अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था कि हमने 100 सीटें कांग्रेस को दी थी, वो हमारा सीधा नुकसान हो गया पिछले इलेक्शन में। तो मतलब ये है कि ये अगर कांग्रेस 10-12 सीटों पर तैयार हो जाए बात करने के लिए तो शायद समाजवादी पार्टी के साथ में उनका मामला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उतना तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में हो जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी के अपने कैंडिडेट तो 20% ही जीते, और ऐसा कभी नहीं हुआ यूपी की तारीख में कि जो रूलिंग पार्टी है उसके इतने कम कैंडिडेट जीते और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उससे ज्यादा जीते। तो ये जो बात कही जाती है कि साहब ये इतनी ज्यादा है और सब लोग एक साथ नहीं होंगे और अगर वो बढ़ जाएंगे तो यही आ जाएंगे, तो अगर ये ऐसा है तो काहे को होता लोकल बॉडी इलेक्शन में ऐसा रिजल्ट? देखिए, लोकल बॉडी और असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर हमें फर्क करना चाहिए। लोकल बॉडी के इलेक्शन में लोकल इश्यूज डोमिनेट करते हैं और लोकल इशू की बुनियाद पर ही प्रत्याशी भी होते हैं, उनकी अपनी पोजीशन भी होती है, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन होता है। और बीजेपी विकास के मुद्दे पर पूरी तरह पिट गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर से ये जो कोरोना के अंदर जिस तरह का मामला सामने आया उससे और ज़्यादा लोग बदजन हो गए हैं।
तो लोकल बॉडी के अंदर दायरे के लोगों ने समाजवादी पार्टी के हक में वोट दिया, ये बहुत सही बात है। लेकिन देखिए, लोकल बॉडी को बुनियाद बनाकर हम इंतखाबात के बारे में, यानी असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात के बारे में फैसला नहीं कर सकते। उत्तर दिल्ली के अंदर कारपोरेशन के अंदर बीजेपी मौजूद है, पिछले कई सालों से मौजूद है, लेकिन आप देख रहे हैं असेंबली में क्या हाल हुआ उसका। तो असेंबली का इलेक्शन अलग है और कारपोरेशन का इलेक्शन अलग है। उसके बुनियाद पर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि कारपोरेशन में अगर ये पार्टी नहीं आई है तो। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि जो बार बार कई बात कही जाती है कि बीजेपी का इतना कमिटेड वोट है और वो तो कभी होता ही नहीं है, वो तो उसको देगा ही देगा, तो वो कहाँ मर गया वो इस इलेक्शन में? नहीं, वो सही कह रहे हैं आप। मैं ये वो जो इनका कमिटेड वोटर है वो 20 से 30% ज्यादा नहीं है। बाकी लोग जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो आ जाते हैं। अगर वो जो हाशिए पे जो लोग हैं, अगर वो हट जाएं बीजेपी से, तो बीजेपी आज भी निकल सकती है, हार सकती होती इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड यूपी में राम मंदिर का था, और राम मंदिर में वो जो करोड़ों के घोटाले सामने आ गए, और उससे जो इनका जो है वो इमेज खराब हुआ, खुद आरएसएस का भी इमेज खराब हुआ, और उन्होंने एक्शन भी किया, चंपत राय के ऊपर एक्शन भी लिया। तो अब जबकि ये लोग जो है वो खुद अयोध्या के इशू पे डिफेंसिव हो गए, उसका नाम लेने से डर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अयोध्या का कार्ड जो है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो अयोध्या कार्ड खत्म हो गया। इसलिए कि अयोध्या कार्ड उस वक्त तक इनके सामने था, यानी देखिए, पहले तो 92 के अंदर जब मस्जिद का स्ट्रक्चर गिरा दिया इन्होंने, तो एक मुद्दा इनके हाथ से निकल गया। उसके बाद बहरहाल कोशिश करते रहे, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला दे दिया, तो उसके बाद फिर ये कार्ड की अहमियत उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गई। अब वो बाद में जितने घपले हुए, जितना कोशिश की इन्होंने, वहां खुद प्रधानमंत्री ने जाके उसका उद्घाटन किया, फाउंडेशन स्टोन खुद डाला उसके अंदर, मोहन भागवत वहां पहुंच गए, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के अंदर हमको नहीं लग रहा है कि इस कार्ड के बुनियाद पर बीजेपी को कोई फायदा अब इलेक्शन में होने जा रहा है। मेरा सवाल है कि जो भ्रष्टाचार किया उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? उसका नुकसान होगा बिल्कुल। लोगों को अंदाजा है कि इससे पहले भी विष्णु परिषद ने और इन लोगों ने खासा बड़ा पैसा कमाया है, उसका कोई हिसाब सामने नहीं आया। बीजेपी के काम करने का तरीका यही है। आप देखिए कि वो किसी मामले पे खुद को जवाबदेह महसूस नहीं करती, खासतौर से फाइनेंशियल मैटर्स में। पीएम केयर फंड है, उसको आरटीआई के बाहर निकाल दिया, आपको मालूम ही नहीं कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कुछ नहीं जानता है। इसी तरह का मसला राम मंदिर का है। राम मंदिर करप्शन का एक बहुत बड़ा कार्ड है जो बीजेपी खेला है, और ये बात तकरीबन लोगों को अंदाजा हो गया कि राम मंदिर के बुनियाद पर इन्होंने करोड़ों रुपये हासिल किया, और वो पैसा कहाँ है कोई जानता नहीं। अच्छा, आज ही योगी का एक बयान आया है कि क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जो है वो 1990 में जो इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, क्या उसके लिए माफ़ी मांगेगी? तो क्या इस तरह के जो भावनात्मक इश्यूज हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, ये अवाम पे किस हद तक असरअंदाज होगी? देखिए, 1990 का मसला एक पुराना इशू हो चुका है। उसके बाद समाजवादी पार्टी कई बार इलेक्शन जीत चुकी है, इसलिए उस मुद्दे को बुनियाद बनाकर योगी साहब को कुछ हासिल होने वाला नहीं। हाँ, तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, जो वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और वो जो है वो उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है और जो हो सकती है, इसके बारे में हमसे बात कर रहे थे। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसके लिए टाइम निकाला, और फिर कभी हम जो है वो इनके साथ दोबारा आपकी सेवा में हाजिर होंगे। शुक्रिया।